तो आज की जो हमारी ये क्लास है, आज तारीख है 26 जून 2025, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 12 PM। आज के दिन ही समाज कार्य का पेपर था यूजीसी नेट में, और जो प्रश्न पत्र देखने को मिला वो बहुत ही बेसिकली आप इतना इजी भी नहीं कह सकते हो और ना ही इतना टफ भी बोल सकते हो। मीडियम लेवल का यानी मॉडरेट लेवल का प्रश्न था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे कम से कम 2 से 3 जो क्वेश्चंस बनाए गए वो फुल फॉर्म से बनाए गए। लगभग वहीं अगर आप बात करते हैं तो 8 से 10 प्रश्नों में सम्मिलित वाले क्वेश्चंस देखने को मिले, यानी मिलान में मिले। अभिकथन और कारण से इस बार आपको प्रश्न भी देखने को नहीं मिला। आज के पेपर में यही बात कर रहे हैं हम लोग। और रिसर्च का में भी 2 या 3 सवाल देखने को मिले, है ना। जैसे तो एक ये था कि हर 10 बच्चों का जो चयन होता है उनमें कौन सी सैम्पलिंग यूज़ होता है। कोटा सैम्पलिंग, टिकट प्रणाली, लॉटरी प्रणाली या लॉटरी विधि। मैंने आपको पहले बता रखा था कि एक प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है जिसके अंतर्गत लॉटरी विधि होती है, टिकट प्रणाली भी होती है, फिश बॉल ड्रा भी देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अभी हमने लास्ट में जितनी भी एक सप्ताह पहले क्लासेस लिया है वो काफ़ी मददगार साबित हुई होगी आप लोगों के लिए। इस बार मैंने क्लास में आप लोगों से एक जेनोग्राम का ट्रायंगल था, इस पर मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हाँ जो लास्ट ईयर टाइप में हम लोगों ने डिस्कस किया था या टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ मैंने जेनोग्राम के बारे में बताया था। ठीक है, इस बार एक सवाल शायद आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं। एक ट्रायंगल टाइप का था जो बेसिकली दर्शाता था प्रेगनेंसी का, या आप कह सकते हो कि नेचुरल मिसकैरेज को दर्शाता है ये ट्रायंगल। ये पहले 2004-5 में इस तरीके से जेनोग्राम से सवाल आते थे। फिलहाल कोई नहीं, और उस ऑप्शन के आधार पे भी आप इस विकल्प का सही चयन भी आप कर सकते थे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के आज कौन कौन से जो हैं प्रश्न पूछे गए, और फिर आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों के ही कॉल के माध्यम से मैंने ये प्रश्न बनाया है। जैसे ही बच्चे अंदर वे थे, कुछ तो मान लो निकलते ही फ़ोन कर रहे थे, तो उन लोगों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे सवाल आए हैं। तो जिन्होंने जिस तरीके से बताया मैंने उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस रखा है, और यदि इनमें कोई मॉडिफाई हो सकता है, मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट भी करवा देना, ठीक है। और या हो सकता है कि वो बच्चा कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बताया हो, है ना, उसको पूरी तरीके से याद ना हो, आपको शायद याद हो, तो आप यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा। अंत में हो सकता है कुछ प्रश्न छूट भी गया होगा, अगर आपको याद आएगा तो आप लोग जो है मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, या तो कमेंट के माध्यम से भी वीडियो में आप बता देना कि ये सवाल आए हुए थे, इसके आंसर क्या होंगे, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो शायद एक सवाल पूछा गया था स्टेप का फुल फॉर्म, क्या ये सही बात है? बताओ, स्टेप से फुल फॉर्म पूछा गया था, STEP। बताइए भाई, स्पष्टीकरण करते रहिए। जी सर। हाँ, तो ये एक स्टेप जी सर। स्कीम है ना, स्टेप स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड जो है डेवलपमेंट ने। और ये भली भांति तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। ये तो फॉर वोमेन बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये महिलाओं के लिए है। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को महिलाओं के लिए कुछ प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम बताए थे जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। स्वाधार गृह योजना को लेकर बात किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बारे में बात किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बात की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से 3-4 क्वेश्चन आए थे। ओके, चलो कोई नहीं, देखते हैं। मैंने एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आपने स्टेप वाले में इस विकल्प का चुनाव किया है तो आपको आसानी से मिलेंगे यहाँ से 2 नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करते हैं, एक सवाल शायद पूछा गया था सोशल डायग्नोसिस से, बड़ा ही फेमस सवाल है ये तो, और बहुत ही ईजी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसको पता नहीं होता है मैरी रिचमंड की इस किताब के बारे में, सभी को पता होता है, जो भी बच्चा सोशल वर्क से करता है। तो ये तो आप सोचिए सभी बच्चे का सही गया होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसका ये सवाल ही गलत गया हो।
मैरी रिचमंड सन 1917 में ये किताब आई थी। शायद इसमें मैच करना था विद्वान के नाम, वर्ष तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अपने आप से, सन 1917 में आई थी किताब। आपसे बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा था एसडीजी के बारे में। मैंने कहा था कि एसडीजी आप 1 से लेकर जो है 10 तक तो आप रट्टा ही मार लेना, ठीक है। आप आसानी से, फिर मैंने कल एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि आप पहले, अगर मान लीजिए आपको याद है पॉइंट नंबर, जैसे 5वां नंबर का याद है, मान लीजिए आपको 4था नंबर का याद है, तो उनके आधार पे आप लोगों को लगाना है कि पहले अगर मान लीजिए डी में 5 आ रहा है तो आप डी में 5 को बाद में रखिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए ई वाले पॉइंट में पहले आ रहा है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो आप इसको पहले रख लीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शनों के भी चुनाव आप कर सकते थे। तो इसमें 2 सवाल पूछा गया। एक सवाल शायद बनाया गया था कि शांति और न्याय और सुदृढ़ संस्थान को लेकर एक इंडिविजुअल के रूप में सवाल आया था कि एसडीजी का कौन सा गोल है। तो यदि आप लोगों ने एसडीजी का लगाया है 16 नंबर का गोल, तो आपने सही लगाया है, ठीक है, 16 नंबर का। एक तरफ और सवाल इसी से आया था, 2 सवाल यहाँ से शायद पूछे गए, और एक सवाल ये था आपके सामने कि आपको सीक्वेंस से लगाना था क्रम के आधार पे। तो इसमें शायद नो पॉवर्टी के बारे में भी जिक्र किया गया था, ठीक है। तो नो पॉवर्टी आप सभी को पता है, गरीबी का अंत करना। अच्छा, उसमें भी था 16 शांति न्याय और सुदृढ़ को लेकर। तो इसका मतलब है 17 तो पार्टनरशिप है, तो 17 तो था ही नहीं, तो 16 वाले को लास्ट में रख लेते आप, ठीक है, और एक वाले को फर्स्ट में रख लेते आप। जो विकल्प वहाँ पर जाता उस विकल्प को आप सही कर लेते। तो ये बड़ा आसान सवाल था, इसको मैं भी पढ़ाया था आप लोगों से, ठीक है। अभी तक तो देखो, गरीबी का अंत, भुखमरी शायद नहीं पूछा गया था, स्वस्थ जीवन, आरोग्य भी, गुणवत्ता शिक्षा लेकर, लैंगिक समानता को लेकर ये बातें हुई थी, ठीक है। शुद्ध जल और स्वच्छता को लेकर इन सभी चीज़ों पर बात हुई थी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा भी है कि इसको रट्टा ही मार के जाना है आप लोगों को। क्लाइमेट चेंज के बारे में शायद आप लोगों से इसी में पूछा गया था, है ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर। सही बात है ना, बताइएगा अगर कहीं नहीं अगर हो रहा है तो आप लोग जरूर स्पष्टीकरण करते रहिएगा साथ साथ। जी सर। ठीक है। शायद एक सवाल आप लोगों को भारतीय नागरिक की 6 फंडामेंटल जो राइट होते हैं उससे भी सवाल पूछा गया, है ना। और उसमें मेरे ये पूछा गया कि एक में कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है। जी सर, ये था। जी सर। तो आप सभी लोगों ने अगर लगाया होगा 32, तो वो तो आपका करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। बाकी देखो, समता या समानता के अधिकार की बात करते हैं क्रम या सीक्वेंस लगाने के परिप्रेक्ष्य में, तो आप इस तरीके से स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर 19 से 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, फिर उसके बाद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। ये पॉइंट अगर आप लोगों ने दिया है। एक क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं, जिसमें ये 14 से 15 वाला था, मतलब समानता वाला भी था, स्वतंत्रता वाला भी था, 2 और था, 32 वाला भी उसमें था, एक और कोई था। ओके, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी सर। चलो कोई बात नहीं, तो वो रहा होगा कुछ अलग जिसमें आप हो गए होंगे कंफ्यूज, ठीक है। बेसिकली वो शायद तब विकल्प का चुनाव नहीं रहा होगा, फिर आप उसे एलिमिनेट कर दिए होते तो बेहतर माना जाता, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 32 तक ही देखने को मिलता है। इसके बाद मान लो 52 था सर, अनुच्छेद 50 भी था और 52 भी था। हाँ, तब वो डीपीएसपी का पार्ट बन जाएगा, फिर यहाँ उसका रोल ही नहीं बनेगा, है ना, फिर आप उसे एलिमिनेट कर दो। नहीं सर, ये था क्वेश्चन कि डीपीएससी कौन से आज मतलब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो वो 42 वाला था। संविधान वो तो था 42 वाला तो जोड़ा गया था, वो था एक और था जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत पूछा गया था। नहीं, सही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए सवाल ये पूछा जाता कि बताइए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था, तो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट अदा होता वहाँ पे, ठीक है। तो वो पार्ट अलग बन जाता, वो आपको पता भी है, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों से पहले भी कि 42वां एक संविधान संशोधन है, वो 1976 का, और आशा करता हूँ शायद आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे, मालूम था ना। जी सर, जी सर, वो लगाया है। जी सर।
तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा बेसिकली संविधान की प्रस्तावना में। आप सभी लोगों ने नाम सुना है सोशलिस्ट का, सेक्युलर का, जिसको पंथ निरपेक्ष हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीज़ें आती है उसके अंतर्गत डीपीएसपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो स्वाधार गृह योजना को लेकर भी सवाल बनाया गया था, है ना। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, स्वाधार गृह योजना। इससे भी एक सवाल पूछा गया, ये क्लास में कल ही शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, है कि नहीं? जी सर। सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, एक कल्याणकारी योजना है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं इस योजना के बारे में। एंड इसमें मैंने आप लोगों से कहा कि कठिन परिस्थितियों में जो रहने वाली महिलाएं होती हैं ना, उन महिलाओं के लिए बेसिकली ये योजना काफ़ी मददगार साबित होती है ना। सम्मिलित में था सर घरेलू, हाँ, घरेलू हिंसा को लेकर अगर मान लीजिए शिकार है तो उसमें ये योजना आती है। मानव तस्करी से बचाने के संदर्भ में आती है। शायद इसमें वर्ष नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया कि स्वाधार गृह योजना का फीचर, जिसमें बेसहारा, घरेलू हिंसा से पीड़ित, बेघर, ट्रैफिकिंग झेल रही या झेल चुकी है महिला, वो जेल से रिहा, HIV एड्स से प्रभावित। क्रम में भी लगाने के लिए आया था। अच्छा, क्रम में लगाने के लिए आया था सर ये, हाँ क्रम में लगाने के लिए आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ वाला योजना था एक, और एक ये था, और एक मातृत्व योजना था, और एक और था महिला शक्ति कुछ करके। अच्छा, तो ये सब वन स्टॉप सेंटर। अच्छा, तो इनको सीक्वेंस से लगाना था, है ना? जी योजनाओं को सीक्वेंस से लगाना था। चलो ठीक है। तो मुझे लगा कि ये शायद एक इंडिविजुअल के रूप में आया था, परंतु अगर सीक्वेंस पूछा होगा तो आपको वर्ष वहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये 2001 और 2 वाला स्वाधार योजना के अंतर्गत आप याद रखेंगे। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में मैंने आपको बताया भी था, पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि 22 जनवरी 2015 में ये स्कीम कहाँ पर सबसे पहले शुरू की गई, यही था बस सीधा। देख लो, अब मतलब ये आप समझ सकते हो कि डिक्टो जो चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कस किया वही आ गया, और ये बड़ी अच्छी बात है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने आसानी से फिर वहाँ पे 2 नंबर लिए होंगे, क्योंकि और भी ऑप्शन रहे होंगे जो बच्चों को कन्फ्यूज किए होंगे, है ना। हरियाणा जानते हैं बच्चे, हरियाणा में बेसिकली कई डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अगर जिनको पता है पानीपत वाला तो वो तो मान लो लगा देगा, अन्यथा फिर तो मान लो वही हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे उसके बाद सर एसडीजी से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, अभी एक मैच का कॉलम आया था। हाँ, मैंने अभी एसडीजी के बता दिया, मैम ऊपर था, मैंने भी एक 16 वाला था और बाकी। हाँ, मैंने अभी बताया तो है एसडीजी के बारे में, है ना। एसडीजी 16 जी सर बताया है, जो शांति, न्याय और मजबूत संस्था को बताता है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट को लेकर संदर्भित करता है। चलिए कोई नहीं, एक यहाँ पे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में ये शुरू किया गया था ये योजना। ये आप अच्छे से करके आए हैं, यानी आपको आसानी से 2 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने रोथमैन के बारे में भी पढ़ा, और आशा करता हूँ शायद है ना, आया था सर इससे क्वेश्चन। बिल्कुल। तो इसमें ये सवाल बनाया गया कि क्या बनाया गया था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के कौन से मॉडल आई थिंक नहीं है, यही बनाया। जी सर, यस सर, जी सर। तो इस प्रक्रिया में देखो, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, है ना जी। कुछ कहना चाह रहे हो मैडम? एक बार मेरी बात भी सुन लो, इसके बाद हम बात करते हैं। तो रोथमैन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जब बात करते थे तो हमने पहले भी आपको बताया था कि एक इसके अंतर्गत आता है लोकलिटी वाला, और लोकलिटी को हम लोग स्थानीय डेवलपमेंट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था सोशल प्लानिंग मॉडल को लेकर, और सोशल प्लानिंग मॉडल मतलब सामाजिक के मॉडल को दर्शाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था सोशल एक्शन मॉडल को लेकर, जिसे हम लोग सामाजिक क्रिया का मॉडल जानते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें से जो ये सर इसमें सोशल गोल भी था, वही टिक किया है कि सोशल गोल नहीं है। हाँ,
सोशल गोल का जो मॉडल है वो पॉपेल एंड रोथमैन का नाम आता है, वो अलग है, वो अलग है ना। अच्छा, आप लोगों ने टकमैन के बारे में शायद अवस्थाओं से सवाल पूछा गया था। इनके समूह विकास की बेसिकली प्रसिद्ध एक प्रक्रिया है, ब्रूस डब्ल्यू टकमैन, नाम सुना होगा, ब्रूस जी डब्ल्यू टकमैन। सर उसने दूसरे तरीके से ये टकमैन के जो स्टेट्स है ना, उसने दूसरे तरीके से ये बोले थे। उसने मतलब उनकी जैसी मतलब ये थीम बताई थी, मतलब उनका जो मीनिंग है उस तरीके से उसने स्टेज में बोले थे टकमैन की थ्योरी। अच्छा अच्छा, यानी ये था टकमैन की जो अवस्था, थ्योरी नहीं है इनका, इनकी स्टेजेस है सर, अवस्था है, ब्रूस टकमैन। जी जी सर। तो टकमैन की अगर मान लीजिए सिंपल शब्दों में अगर हम बात करते हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग 1977 में जोड़ा गया था, एडजॉर्मिंग ना प्रदर्शन। तो यदि इनके कॉन्सेप्ट से पूछा गया कि समूह का निर्माण पहले आता है, फिर उसके बाद सदस्य अपने विचार को रखते हैं, ठीक है, वो दूसरे में बन जाता है, सहयोग और समझ को बनाए रखता है। अब ये बेसिकली प्रश्न देखने पर ही पता चल पाएगा कि किस तरीके का सवाल है ना। जैसे आप कह रहे हो मीनिंग के आधार पे, तो मीनिंग जैसे क्या होता है कि मीनिंग तो यही दर्शाता है, अगर फॉर्मिंग की बात करता हूँ तो वो समूह के निर्माण को दर्शाता है, अगर मैं स्टॉर्मिंग की बात करता हूँ तो सदस्य अपने विचार रखते हैं ताकि वहाँ पे टकराव और असहमति जो होती है उस पैदा होता है, उसको हमको दूर भी किया जा सके, तो वो क्रिया बेसिकली स्टॉर्मिंग जी का बन सर, जाता है। उसमें एक जी सर, उसमें एक ऑप्शन था सर कन्फ्लिक्ट, वो हमने स्टॉर्मिंग से कन्फ्लिक्ट वहाँ से मैच किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। जी सर। हाँ, बहुत बढ़िया, अगर आप क्या है, अगर ये बेसिकली अगर उसकी मीनिंग से था तो ये प्रश्न देखने पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा यूजीसी नेट का पॉइंट में दिया होता है तो बच्चों को लंबा वो चीज़ें याद नहीं हो पाता है ना। ये बात आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हो सकता है उन्होंने मेरे से यही बोला कि सर टकमैन की अवस्था से एक सवाल आया था, तो मैंने इसीलिए ये टकमैन की अवस्था यहाँ पर मेंशन कर दिया। शायद मैं सोचा कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग ये सवाल पूछा। परफॉर्मिंग एडजॉर्निंग। हाँ, तो जी शायद सर। ये नहीं आया हुआ था, इसकी मीनिंग से था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद शायद अवस्थाओं से भी सवाल और बनाए गए थे, जिस देखिए एक ट्रैकर का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा भी है, और मैं पहले ही पढ़ा भी रखा था, आप लोगों को बताया भी है। अब इसमें देखो ये टक सर 5 है ना आपके पास। उसमें सर सर ओरिएंटेशन आया था एचबी वो, मुझे क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आया क्या आया था? ओरिएंटेशन वो किलिन का सर, वो किलिन किलिन है, किलिन सर। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया था एचबी ट्रैकर का जो प्रिंसिपल। एक मिनट मैम, एक एक बच्चा करके बोलेगा तो मैं उस बात को भी अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, है ना। जी सर, जो सर कम्युनिटी वर्क है ना सर, कम्युनिटी वर्क के जो प्रिंसिपल्स है वो जो ये टकमैन। बोलिए बोलिए बोलिए। जो सर टकमैन का, एचबी ट्रैकर जो है उनके प्रिंसिपल से आया था क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में लगाने अच्छा के अच्छा, लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं आपकी भी बात लूँगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जिससे टकमैन से सवाल पूछा गया, तो ये आपका जो है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, ट्रैकर की बात करते हैं, तो ट्रैकर से अगर मान ले पूछा गया सवाल, म्यूट हो जाइए प्लीज़, एक बार म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, म्यूट हो जाइए, है ना। तो अगर मान लीजिए ट्रैकर से पूछा गया होगा तो यहाँ पे बिगिनिंग को लेकर, या फिर मान लीजिए समूह अभाव का आविर्भाव, फिर मित्रता का विकास, फिर सशक्त समूह, फिर समूह भावना का पतन, तो अगर ये आया तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर अब पेपर देखने पर ही पता चलेगा। एक बार म्यूट हो जाइए मैम, आपके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट हो जाइए। चलिए एक और यहाँ सर पर एचबी ट्रैकर के प्रिंसिपल से आया था, जो नियोजित समूह गठन का सिद्धांत है, निरंतर व्यक्तिकरण है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया है। सर जो बेसिकली जो ट्रकर के प्रिंसिपल्स है ना सर, जो ग्रुप फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना था सर। पहले वो प्रिंसिपल बोलना था जो पहले उसने दिया मैं समझ गया, इंडिविजुअलाइजेशन। मैं समझ गया कि एचबी ट्रैकर से ग्रुप वर्क में जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं 10, उन 10 प्रिंसिपल में से जी सर पॉइंट दिया गया और उसे कहा गया जी लगाइएगा। तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे कि पहले का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं योजनाबद्ध समूह निर्माण का सिद्धांत, और ये बड़ा फेमस हुआ है।
मैं आपको बता दूं कि जब भी ग्रुप वर्क किया गया योजनाबद्ध की क्रिया से सबसे पहले ही स्टार्ट हुआ। दूसरे नंबर पर बेसिकली आता है इनका एक प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब एक जी विशेष सर। उद्देश्य का सिद्धांत आता है। और ये कई बार मैं आपको कई बार क्या इसके पूरी डीप में मैंने पीडीएफ भी दिया है, कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया है। तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ता समूह के बीच में ना एक उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है ये एच बिट्रेकर। चौथे में अगर हम बात करते हैं तो एक निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है ना, निरंतर व्यक्तिकरण का एक सिद्धांत होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आता है निर्देशित समूह का अंतः क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंट ग्रुप इंटरेक्शंस, यानी अंतः क्रिया पर बल देता है ये, ठीक है, अंतः क्रिया पर बल देता है ये, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक निर्णय या लोकतांत्रिक स्वनिर्णय के सिद्धांत पर आता है। फिर उसके बाद एक आता है प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव को लेकर, फिर एक आता है संसाधनों को लेकर, फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन को लेकर। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी है इसका, अगर आप प्रिंसिपल आया भी होगा तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सही जवाब भी लगाया होगा, है ना, इस प्रश्न में, ठीक है। जी और सर। बताइए और क्या सवाल था? इतना तो मुझे जो पता था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे और बताइए मुझे सर आपको बताता हूँ। जी सर जी एक क्वेश्चन था, सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी सर, ग्रीफ इसकी थेरेपी। फुल फॉर्म बोली थी। जी सर, हाँ उसने बोला था सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, इसकी फुल फॉर्म उसने बोली थी वहाँ पे। नहीं, मैं सवाल नहीं समझ पाया आपका, फिर से बताइए सर आराम से। सेम क्वेश्चन आए थे फुल फॉर्म से। CRET का फुल फॉर्म आया था। अच्छा CRT एक स्टेप की भी फुल फॉर्म आई थी सर। अरे यार एक तो बोलते हो तब तो दूसरा भी बोलते हो। मैं एक बच्चे को समझने तो दो। हाँ, बताओ सर बेसिकली फुल फॉर्म जो बोली गई थी वहाँ पे सर वो थी सर सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी सर, शुरू एस हाँ, सॉल्यूशन एफ फॉर फोकस्ड करके था, है ना। बिल्कुल हाँ, SB सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। अच्छा तो इसमें क्या उसका मीनिंग पूछा गया? क्योंकि Full form, solution full form. focused फुल एक- फॉर्म सर, फुल फॉर्म। अच्छा बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, तो ये बेसिकली सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ एक ना थेरेपी होती है। ये बेसिकली थेरेपी कह लीजिए, या इसे इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ SF अप्रोच भी कहा जाता है ना, SH अप्रोच के नाम से भी इसे जाना जाता है। इन शॉर्ट में आप चाहे SFA भी नाम आप दे सकते हैं। सोशल वर्क का ये अप्रोच है। जी सर। ये क्रिया बेसिकली क्या करती है मैं बता देता हूँ, आज आपको सुन लीजिए। ये जो अप्रोच है ना, ये भविष्य की ओर बेसिकली बल देता है कि अब आगे क्या करना है ना, मतलब कोई काम अगर हमें करना है तो अब आगे क्या करना है। समस्याओं के बजाय हम लोग उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। क्लाइंट एक्सपर्ट होता है यहाँ पे, उत्तर उसके भीतर ही होते हैं। स्मॉल गोल होता है। ब्रीफ थेरेपी है इसलिए क्योंकि कम समय में असरदार समाधान मिलता है, कम समय में, थोड़े समय में। तो उस परिस्थिति में बेसिकली कहीं कहीं से सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी को हम लोग कोर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, या टूल्स ऑफ सोशल फोकस्ड थेरेपी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर आप लोगों से पूछा गया कि सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच किस पर बेसिकली केंद्रित है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि समाधान और स्ट्रेंथ पर है, समाधान और ताकतों पर है तथा ताकतों पर। और यदि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो फुल फॉर्म अगर आपने ये लगाया है विकल्प में कि सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच इन सोशल वर्क, तो आपका वो विकल्प भी सही गया होगा। नहीं सर, अप्रोच वहाँ पे सर अप्रोच नहीं था सर, वहाँ पे था सर सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, SFBT। हाँ मैं समझ गया। मान लो नहीं लिखा हुआ होगा अप्रोच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थेरेपी हो सकता है वहाँ पे SFBT। BT जी सर। BT इसका मतलब सर यही है कि सोल्यूशन जी फोकस्ड सर, ये ब्रीफ थेरेपी। ये करेक्ट हुआ सर। हाँ, तो यदि आपने ये लगाया है तो ठीक है, और यदि ऑप्शन में सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच इन सोशल वर्क था तो ठीक है, नहीं था तो कोई बात नहीं, उसके जगह पे ये दूसरा नाम है, ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। जैसे आपका भी दो नाम होते हैं वैसे ही ठीक समझ लो इसका भी दो नाम होता है।
होता है ना? जी सर। हाँ, चलिए और भी एक सवाल बताइए, यदि यहाँ पे आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन था सर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स थे सर, इसमें टोटल कितने मेंबर्स है? अच्छा अच्छा अच्छा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो सदस्य हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था। और बेसिकली क्या है कि एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर इस बार तो ऐसा सवाल आ गया कुछ कि जैसे मैं जीके का पेपर देने जा रहा हूँ, जीके मतलब आप ये समझिए पिछला जी कुछ सर, चीज़ कई क्वेश्चन हाँ ऐसे थे। हाँ कुछ ऐसे वो बता रहा था मेरे से बच्चा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आईएलओ बेसिकली इसकी स्थापना सन 1919 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका वर्तमान में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इसके जो मेंबर हैं कुल मैंने यही लगाया सर। 187 है इसके वर्तमान में, है ना, वर्तमान में। और इसका स्थापना पूछा है तो 1919 लगाया तो सही है। अगर जिनेवा मुख्यालय वगैरह का पूछा गया होगा तो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड लगाया होगा तो भी वो ठीक रहा होगा। 3 पक्ष है, सरकार है, एक सर सदस्य और पूछा एक वर्कर्स है। ठीक है जी, बताएं। सदस्य स्टेप का फुल पूछा था। फॉर्म आया था सर, क्या स्टेप था? STE। हाँ हाँ ती तो पहले बता दिया, ऊपर बताया तो है सर ने बोला हाँ वो तो बता दिया है ना। सर। और सर वन स्टॉप सेंटर, तो वन सर, स्टॉप एक- सेंटर वाला भी आया था। हाँ वन वो स्टॉप भी बता सेंटर दिया, वन स्टॉप सेंटर भी बता दिया, ऊपर था बताया ना शायद, वन स्टॉप सेंटर नहीं बताया। नहीं सर, उसमें आया था सर वन स्टॉप सेंटर में इसको कौन फंड करता है, उसमें ये निर्भया फंड करता है, WHO, नरेंद्र मोदी सर। अच्छा 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 अच्छा, शायद नहीं बताया, तब नहीं बताया है ना, शायद स्वाधार बताया हमने, स्वाधार योजना। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं वन स्टॉप, ये भी तो मैंने कल शायद पढ़वाया था आप लोगों को, कल बताया भी था। सर ये कल पढ़ाया था वन स्टॉप जी सेंटर। सर। हाँ कल पढ़ाया था। तो वन स्टॉप एक सेंटर, एक योजना है, इसको इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं 1SC के नाम से जानते हैं, वन स्टॉप सेंटर। और ये देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार चलाती है। अच्छा, जितनी महिला की योजनाएं होता है 90% मान के चलिए कि महिला एवं बाल विकास योजना ही चलाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना का वित्त पोषण फंडिंग भी होता है। और ये फंडिंग में अगर हम बात करते हैं, अगर सवाल आपने बताया कि फंडिंग में निर्भया फंड था विकल्प में, तो अगर आपने उसका चुनाव किया है तो सर आपका 2 नंबर तय है कि वहाँ पे मिल जाएगा। 2000 जी सर। ये मैंने भी आपको किया कल भी, सर। हाँ कल भी बताया था कि 2013 में, क्योंकि मैं सर ये आपने कल से पढ़ाया था परसों। हाँ निर्भया 2012 वाला का सर। केस भी बताया था, निर्भया का केस, और जस्ट उसी के एक साल हाँ वही लगा। हाँ ये निर्भया फंड के बारे में सर कल ही बताया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कल ही बताया था। चलिए और बताओ, और क्या था? उसमें सर निर्भया फंड यहाँ पे लिख लेना भाई, है ना, ताकि जी सर, जी सर। ना हो आप लोगों से, है ना, निर्भया फंड। ठीक है, सर ये एक क्वेश्चन था सर, माइनॉरिटी कमीशन कब आया है, किस ईयर में माइनॉरिटी कमीशन आया है? अच्छा 1992 अल्पसंख्यक आयोग कब आया है? बहुत बढ़िया। देखिए मैं बता दूं आपको, ये अल्पसंख्यक हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया, ये जितने आयोग हैं इनको आपको ध्यान में ही रखना होगा, ये भूलना नहीं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना एक या तो पूछ लेता है। जैसे इस बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पूछ लिया स्थापना को लेकर, तो आप सभी लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना एक 1992 में हुआ, और 1992 में एक एक्ट के नाम से भी ये जाना गया, है ना, एक्ट के नाम से। लेकिन जब एक्ट के नाम से जाना गया था, है ना, एक्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पूछा गया था, क्या पूछा गया था? अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? हाँ, अगर आयोग पूछा है तो 1992 अगर आपने लगाया है विकल्प में तो सही है। अगर एक्ट पूछा गया होगा, जी सर। अगर 1993 ऑप्शन में होगा तो ये वाला विकल्प सही गया होगा, अधिनियम के रूप में, क्योंकि ये 1993 में आया था। लेकिन आयोग के रूप में इसकी स्थापना अगर हुई थी सर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो 1992। आपने सही जवाब अगर लगाया है 1992, तो आपको आसानी से मिलेंगे यहाँ पे 2 नंबर अल्पसंख्यक। सर ये क्वेश्चन भी आया था एक कि सर कल की सबसे क्लास पहले में हाँ चलो बोलो बोलो बोलो। जी, ये दादा साहेब फाल्के जी का भी सर 2 बार नाम आया था कि सबसे पहले एक तो बोलती फिल्म में किसका नाम आता है, किन्होंने निर्देशित किया था? नहीं सोशल वर्क में आ गए। सबसे पहले किसने फिल्म निर्देशित किया था, ये आया था सर्वप्रथम। एक बोलती, आई थिंक एक बोलती फिल्म का भी आया था सर, दूसरा सेकंड एक और क्वेश्चन भी था जिसमें बोलती फिल्म में भी था एक सब नहीं, ये सत्यजीत सोशल रे वर्क का में आया था। award फिल्म का डायरेक्टर एक मिनट होल्ड डायरेक्टर रखो कौन ना, था? ये समाज कार्य के पेपर, ये टेस्ट पेपर करते हैं।
जी जी सर, फर्स्ट पेपर ये तो कुछ गलत कर दिया भाई, है ना, कि बोलती फिल्म में तो भाई सिलेबस में तो कुछ था नहीं, है ना, कि इसको देता। लेकिन अब मैं तो भाई इसके बारे में असमर्थ हूँ, है ना, क्योंकि ये तो गलत तरीके से फिर अगर वहाँ पे मेंशन कर दिया है, बोलती फिल्म वगैरह आ गई अब, है ना। सोशल वर्क के संदर्भ में पूछो और बताओ सर इसमें सर एक क्वेश्चन आया था सर, जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC। अच्छा, NHRC क्या ऑप्शन में दिया गया था? सर इसका चेयरमैन कौन है सर, करंट चेयरमैन कौन है इसका सर? वो है वर्तमान डॉक्टर अध्यक्ष। सुब्रमण्यम जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें सर विकल्प मैंने वही लगाया था, सुब्रमण्यम, मैंने यही लगाया था। हाँ उसने यही लगाया सुब्रमण्यम सर, वो इसका सही आंसर है सर। ठीक है, अगर आपने रामा सुब्रमण्यन का नाम लगाया है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये 23 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज कमीशन के 9वें अध्यक्ष के रूप में जी सर, आपने पढ़ाया था ये। चुने गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर ये लगाया है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था सर, वहाँ पे लिखा था सर प्रेस स्कूल इन स्टेज, वहाँ पे ऑप्शन में लिखा था सर रेसिक, ऑटोनॉमी और कुछ ऑप्शन था शायद वहाँ पे। मैं सर सवाल नहीं समझ पाया, प्लीज एक बार फिर से। सर शायद मैं कुछ क्वेश्चन में लिखा था सर प्रेस स्कूल इज ए स्टेज ऑफ, ऑप्शन में लिखा था रेसिक, ऑटोनॉमी और कुछ ऑप्शन था वहाँ पे। सर उसमें पूछा गया था कि एरिक एरिक्सन की जो स्टेज है में प्री स्कूल स्टेज कौन से में आता है सर? एरिक एरिक्सन का, ओके, तो जी सर। सवाल अगर आप पूछा गया है तो एक पता है आप लोगों को, पहला एक था विश्वास बनाम अविश्वास, इनका अवस्था थी, ये आया था सर। विश्वास वर्सेस अविश्वास। ये सर ये आया था, 4 आए थे इससे। नहीं सर, वो जो क्वेश्चन था ना, उसमें दिया हुआ था ऑप्शन में नियंत्रण दिया हुआ था, ऑटोनॉमी दिया हुआ था, और 2 कोई ऑप्शन थे सर। पूर्व इसमें वो था क्वेश्चन। एक्सटेंडिंग ऑर्डर में लगाना था सर क्वेश्चन। अच्छा, तो ये एरिक एरिक्सन नहीं था इसके जगह पे? नहीं सर, इसमें ये अलग से था सर क्वेश्चन। इसमें सर ये क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर सवाल में बताओ ना, एक में दूसरा सवाल जोड़ देते हो वो आप मुझे अधिगम से लग रहा था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो बेसिकली सवाल मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा, हो सकता है आप लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा मैं विचार करूँ तो मुझे समझ में आएगा कि वो कहाँ से पूछा। सर यही वाला था, बस इसको ना ऊपर नीचे थोड़ा सा ना इसको एक्सटेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। 4 ऑप्शंस थे। चलो कोई नहीं, देखो नहीं हाँ। इसमें सर 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे सर, 2 क्वेश्चंस। एक था वो सर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाने थे, वो 4 स्टेजेस, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, वो सर एक क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्रेस स्कूल इज अ स्टेज इन विच फॉल्स, उसमें ऑप्शन में लिखा था 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, ए ये ऑटोनॉमी एंड रिसिक सर, उसमें खाली एक ही चुनाव करना था वहाँ पे, उसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं लाना था सर। अच्छा, तो वो सर सवाल के आधार पे रहा होगा कि, अब मैं बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल ऐसा पूछा गया कि प्री स्कूल के दौरान में एक बच्चे की गतिविधियों को लेकर, ठीक है, तो उन गतिविधियों में अगर इन्वॉल्व करने को लेकर पूछा गया है तो उसमें ये कहा गया होगा कि निम्न में कौन से पॉइंट को वो रिलेट कराएगा। हाँ बिल्कुल सर, है ना, कौन सी पॉइंट को, बिल्कुल तो सर। उसमें अब बच्चे की जैसे एक्टिविटीज पे, अब वो आप कैसे पढ़ाएंगे उस बच्चे को? सिंपल बात है, छोटा बच्चा है, अब प्री स्कूल का बच्चा है, तो हम उसे एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं सकते, व्याख्या तो कर नहीं सकते, लेक्चर तो ले नहीं सकते उसका, हम उससे तो खेल खेल के माध्यम से एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। यस या नो, यही काम करेंगे। हाँ सर, हाँ सर, अगर उसमें सर आपने, हाँ, ये बेसिकली प्रश्न जो आपने पूछा है, ये बेसिकली सवाल बच्चों को साइकोलॉजी के बेस पे बनाया गया, यूनिट नंबर 2 का सवाल है ये, सर 2 के अंतर्गत वो चीजें बनाकर पूछी गई। तो वहाँ पे ना छोटा बच्चा प्री स्कूल के सबसे नीचे वाली एक्टिविटीज कौन सी बन सकती है, उसे आपको चुनाव करना होगा, ठीक है। तो वो सर उसमें सर उसमें तीसरा ऑप्शन था सर ये डिपेंडेंसी, रिस्क एंड ऑटोनॉमी सर, 3 ऑप्शंस मुझे याद है सर। स्वायत्तता तो और बिल्कुल एक होगा। स्टिमुलेशन भी था आई थिंक उसमें।
स्टिमुलेशंस मतलब प्रेरक यानी उद्दीपक। जी हाँ, उद्दीपक। जी जी तो देखो उद्दीपक हो गया आपका, और एक आपका हो गया क्या बताया आपने, एक उद्दीपक बताया है, एक नियंत्रण भी था सर। एक स्वायत्तता बताया था, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। सर स्वायत्तता भी था। हाँ, सर स्वायत्तता नहीं होगा। ऑटोनॉमी सर, रिस्क एंड डिपेंडेंसी एंड स्टिमुलेशन। सर स्टिमुलेशन, क्वेश्चन ऑटोनॉमी, सर डिपेंडेंसी। हाँ जी सॉरी सर। सर एक्चुअली ना सर क्वेश्चन आई थिंक ये था कि प्री स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो क्या सीखता है, मतलब उस पे किस चीज का जोर दिया जाता है जब उसको, मतलब प्री स्कूल में जब वो बच्चा होता है, ये था हाँ। क्वेश्चन। अच्छा, तो उसमें जैसे देखो अब वो सर ने बताया स्वायत्तता, तो जी सर, स्वायत्तता नहीं होगा। डिपेंडेंसी जो जो सर ने बताया, अच्छा डिपेंडेंसी देखो, थी सर, एक ये रिजिड आत्मनिर्भरता, वाला ऑप्शन था, स्टिमुलेशन था। ठीक है, देखो आत्मनिर्भरता जैसे एक ऑप्शन बता रहे हैं आप ना, आत्मनिर्भरता भी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंसी बेसिकली क्या होता है और एटोनॉमी दो ऐसे शब्द हैं जो आपको मैं बता दूं सिंपल शब्दों में। अब्राहम मैस्लो का नाम आपने सुना होगा 5वें स्टेज में, वो उन्होंने जो आत्म सिद्धि का सिद्धांत बताया था, तो उसमें इंडिपेंडेंसी और एटोनॉमी शब्द का यूज किया है। उसके अलावा दो विकल्प और बताइए, एटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी को हटा दिया, एक तो आपने स्टिमुलस बता दिया है, और एक और विकल्प बता दीजिए मुझे बस। मैं स्टोनोमी जो स्टिमुलस लिया है, प्रेरक लिया है, वो अपने मस्तिष्क में रखा क्योंकि वो हो सकता है मे भी, लेकिन एक और विकल्प होगा ना वो। नियंत्रण भी था सर, नियंत्रण। श्वेता बनाम शंका था सर एक। अच्छा चलो जानो, टाइम वेस्ट मत करो, इसको बेसिकली उसी के आधार पे लगेगा। और मैं आपको बता दूं, या तो प्रेरक होगा उसमें से, या तो इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा, ठीक है। सर ऑप्शन था सर, इनिशिएटिव ऑप्शन था सर। और एक होता है आत्मनिर्भरता, ये दोनों शब्द नहीं आएगा क्योंकि ये प्री स्कूल का बच्चा है, तो अभी वो स्वयं रूप से सेपरेट से कोई डिसीजन नहीं लेता है, जी डिपेंडेंट सर। नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। स्टिमुलस हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, और इसके अलावा ऑप्शन ठीक दोनों के आधार पे करना होगा। सर, जिसमें बच्चा खुद सर करके सीखता है, ऐसा कुछ मतलब। अच्छा ठीक है, समझ गया क्यों एक सवाल को इतना खिचड़ी बना। ठीक है सर। सवाल तो है नहीं, पर भी ठीक है सर, ठीक है चलो सर। आगे बढ़ो। एक और सवाल Just था, leave शायद this आपने question. बताया एरिक एरिक्सन को लेकर, तो वो था विश्वास बनाम अविश्वास करके, ठीक है, अभी आपने बताया। तो ये आपका पहला स्टेप आता है। दूसरे स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो स्वायत्तता बनाम एटोनॉमी, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, बनाम शर्म हाँ सर। संदेश हम बोल सकते हैं, शर्म व संदेह बोल सकते हैं। पहल, तीसरा आता है पहल वर्सेस अपराध बोध आता है, अपराध है बोध आता है। और चौथा आता है इसके अंतर्गत उद्योग बनाम हीनता। चार आप लोग की चार ही पूछा गया था, तो जी ये सर, वाला जी अगर सर, आपने चार ही सही पूछी गई थी तरीके से, सर। हाँ ये चार अगर आपने सही से लगाया है एरिक एरिक्सन का, तो ये स्टेज हाँ सर। ये सही लगा है। हाँ, यही जी है सर। इसकी अवस्था। और सर जो 5 ईयर प्लान है ना सर, जो 5 ईयर प्लान है उनमें 2 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे। उन्होंने बोला था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसकी जो थीम थी हार्डवेयर डोमेन मॉडल, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना था। फिर गैडिकल मॉडल, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना था, A B C। समझ इसी गया, तरीके से क्वेश्चन ठीक, बनाया गया था मैं सर। समझ गया। सवाल ये था कि पंचवर्षीय योजना से हमें बताना था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो वो कृषि पर आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे था, हेराल्ड डोमार का नाम आप लगा सकते हैं। जी सर। तो ये पंचवर्षीय योजना मतलब जैसे आप ये कह लीजिए कि अब आप ऑप्शन में देखिए, जैसे मान लीजिए कृषि वाला 3rd पे रहा होगा, या D पे रहा होगा, या तो E पे रहा होगा, तो ऑप्शन में देखिए कि विकल्प में पहले नंबर पे D कहाँ पे है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, जी सर, जी सर। तो इसी तरीके से आप वहाँ पे लगा पाए होंगे। आई थिंक यही एक सर ये मैथ का कॉलम में आया था। वो दूसरा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस आए थे, एक था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दूसरा क्वेश्चन था वो मैच द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान किस ईयर में बना है। हाँ वो ये ईयर्स के साथ हाँ, मैच 2 था। क्वेश्चन बनाए गए थे 5 ईयर अच्छा प्लान अच्छा पे। अच्छा, यानी एक सवाल द्वितीय आपका समझ गया पंचवर्षीय योजना कि ये पर। बेसिकली किस मॉडल पे या किस उद्देश्य या किस परियोजना पर आधारित था, एक सवाल इस पे था। और दूसरा सवाल ये था वर्ष के आधार पे हमें क्या करना था, मैच करना था कि पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपने 1951 से 1955 तक लगाया है, तो आप पंचवर्षीय योजना को सम्मिलित कर देना को, ठीक है। उसके बाद इसी में देखो मैंने हमेशा 5-5 साल 3 बार जोड़ा है, फिर 1955 से लेकर 1961 तो आपका ये दूसरा पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। 1961 से लेकर 1966 तक जोड़ोगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। फिर इसमें गैप बन जाता है, ठीक है। फिर इस तरह की अगर आपने लगाया है, अगर ऑप्शन का चुनाव किया, उस ऑप्शन के आधार पे आपने मदद लेकर इस सवाल को किया है, तो बेटर ऑप्शन माना जाएगा, यानी आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। बहुत आसान सवाल है दोनों,
ये अगर मैं उद्देश्य या विशेषता से आधार पे बताऊं क्रम में लगाने के लिए तो ये भी आसान था, आधार पे भी दोनों के दोनों आसान सवाल थे, दोनों आसान थे। ठीक है, अच्छा और बताइए। चलिए, बहुत स्पष्ट हो रहा है। अनुच्छेद पूछे थे सर। अनुच्छेद पूछा गया था, अच्छा जी, कौन सा अनुच्छेद आया हुआ था? हाँ 330, 332 और 17 और 21 ये चारों आया था सर। देखो और बहुत आसान है। अनुच्छेद 21A अगर आप कह रहे हैं तो बहुत आसान है, ये आप जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली अनिवार्य शिक्षा को लेकर बताया गया है। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 17 को लेकर तो भी आप जानते हैं भली भांति तरीके से। अस्पृश्यता आप कह सकते हो, है कि नहीं? अनुच्छेद 330 भी आया था सर, और 332 भी आया था। ठीक है, सुन तो एक एक बात। 331, 332। अगर 30 आया है तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण। सर 40 क्लोज 6 का भी था। अरे कितना, 4 ही पूछा गया होगा, 5 थोड़ी पूछे गए होंगे। नहीं सर, अलग अलग क्वेश्चन में बता रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन में बहुत सारे आर्टिकल्स पूछे गए सर, लगभग 3 क्वेश्चन थे आर्टिकल्स पे। ठीक है, ये सर एक क्वेश्चन था पूरा। चलो मैं तो ग्राम पंचायत जिसको अलाउ करता है ये भी। ये देखो 300 अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो लोकसभा पे है, 332 की बात करता हूँ तो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर बात हुई है। ये अगर आपने लगाया है तो फिर ठीक है आपका, ठीक है। सर ये ग्राम पंचायत वाला किसमें आता है सर? ग्राम पंचायत भी आई हुई है अनुच्छेद 40 में आता है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में आता है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में आता है। हाँ सर। हाँ जी सर, आया था सर, ये भी 42 भी आया था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं, ये ना सारे के सारे बड़े आसान आर्टिकल हैं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं आर्टिकल्स ना पढ़ाया हूँ, 330 तक सर आपको करवाया हूँ। सर एक क्वेश्चन आया था सर, मैच द फॉलोइंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, वो सर देहरादून में आएगा ना उसका? विजुअल हैंडीकैप्ड सर। हाँ, विजुअल अगर बात करता है तो विजुअल देहरादून में है। आर्थोपैडिक की बात करते हैं तो कोलकाता में है। और अलियावर वाला अलियावर मुंबई में है। और शारीरिक फिजिकली हैंडीकैप वाला आपका दिल्ली में है ना? ये ठीक सर, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन। सर मैंने तो सर यही अलियावर वाला मुंबई के साथ मैच करके मैंने मेरा एक ही ऑप्शन देखा, अलियावर मुंबई वाला, उसी से सही कर दिया था। चलो बहुत बढ़िया काम किया फिर, बहुत अच्छा मैंने काम। सर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून किया था सर। विजुअल देहरादून किया तो सही तो किया आपने, गलत थोड़ी ना। हाँ ठीक है। सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना? चलो और बताओ कोई सवाल। और सर आर्टिकल था सर ये जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क, बहुत सारे जर्नल्स पूछे गए थे सर। जनरल से मतलब जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क। पर्सपेक्टिव सोशल वर्क आया था सर। अच्छा, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क पूछा गया तो 1984 पर्सपेक्टिव। सर मैच और कोई बहुत आए थे क्वेश्चन। हाँ, पर्सपेक्टिव वाला 9। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सवाल तो अगर आपने अच्छे से किए हैं तो समझो इस हिसाब से देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर है ना, इजी पेपर है। अब देखो सर जो क्वेश्चन मैं बता दूं वो हमको याद ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं लगे पर वो क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहे हैं। सर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे सर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाने थे सर। जैसे सर पब्लिक पॉलिसी, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना था। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एजेंडा बनाएंगे, फिर हम ये ना प्रॉब्लम फॉर्मेशन करेंगे सर। हाँ, काम करने के तरीके, यानी पूछा गया काम करोगे कैसे, तो हाँ सर, को फॉलो किया गया है। हाँ सर। तो ये तो बहुत जरूरी है भाई, ये तो देखो काम करने का तरीका, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो एनटीए है, एनटीए कहता यही है कि काम कैसे करोगे आप। तो आपको बताना है काम सर हम क्रम से करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे, है ना, क्योंकि सोशल वर्कर है हम, अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं, ये कोई भी रैंडम उठा लेते हैं नो, हम उसके काम करने का तरीका होता है, और यही तो होता है कॉन्सेप्चुअल सवाल, है ना। हाँ सर, उसको तो सर उसने मेरे पूछा हिसाब सर, से इस जिस हिसाब से अभी आप लोगों ने ये पेपर मुझे ये सॉल्व करवा रहे हो मुझसे, मैं अगर बताऊं तो यहाँ फिर वही बात बनी है कि 80% फैक्ट बनाया है और 20% कॉन्सेप्चुअल बनाया है। और जो 20% कॉन्सेप्चुअल बनाया है, जिस हिसाब से आप मुझे कह रहे हो कि स्टेप पूछा गया था, तो ये स्टेप वाला जैसे आप काम करने का जो तरीका होता है, स्टेप होता है, ये कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है ये सवाल, ठीक है। 20% आप जी सर। 80% सैम्पलिंग से भी आया था सर,
और ये बात मैंने कल भी बताया था आपको कि आगामी जो परीक्षा 26 तारीख को होने वाली है, मैं कल कहा था ये बात कि 80% आपको जी सर। वही आपके सामने। अब आगामी ये भी बता देता हूँ कि आगामी जो आने वाला भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे 80%, 20% ही मिलने वाले हैं फैक्ट, ये भी बता दो सर दिसंबर 2025 में, है ना। हाँ बताओ क्या कह रहे हो सर? सर एक क्वेश्चन पूछा था सर, टेंथ सैम्पलिंग किसके बारे में, किसके रिलेटेड होता है सर? वो होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा हाँ सर। हाँ, जिसमें सिस्टम लगा करके हम सैंपल उठाते हैं 10 करके। 10 करके पेपर फर्स्ट को था सर। अच्छा, समझ गया मैं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई अगर आप सैंपल का चुनाव कर रहे हो तो हर 10 लोगों पर चुनाव कर रहे हो, जी 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 सर। है ना। हाँ हर सर, 10 लोगों पर बिल्कुल। क्या कर रहे हो? चुनाव कर रहे हो। तो अगर आप हर 10 लोगों को चुनाव कर रहे हो तो ये सिस्टमैटिक वाला ही बेसिकली पार्ट बनेगा। ये जी सर। सिस्टमैटिक जो होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। इसमें देखो कोटा तो आप एलिमिनेंट अगर आया होगा तो काट दो, कोटा एक्सीडेंटल आया तो आप इसे काट दो, है ना। कोई भी विकल्प चला आ रहा है, ठीक है, टिपिट प्रणाली हो या और भी जो, लॉटरी भी था इसमें। हाँ तो ये भी नहीं होगा। ये सब तो रैंडम, ये बेसिकली क्या होता है, ये चुनाव करने के तरीके होता है, लेकिन सिस्टमैटिक क्या होता है इस कार्य का। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने उसने बोला सवाल में कि हर 10 लोगों पर चुनाव करना, तो इसका मतलब है कि सिस्टम बनता है 10 लोगों पर। जी सर, ये लगा है। और सर एक क्वेश्चन ऐसे था कि उसपे मतलब ये जैसे पीएचडी कैब नहीं बताया आपने, वैसे सैम्पलिंग में था कि पहले आप फ्रेम बनाएंगे फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐसे करके था एक क्वेश्चन। अच्छा, यानी एक सवाल पूछ लिया आप लोगों से प्रोसेस को लेकर, चरण को लेकर, यदि बनाया है जी जी सर, डेटा कलेक्शन के चरण। समस्या का चयन करना, फिर उसके बाद आपने उसकी परिकल्पना करना, साहित्य समीक्षा करना, फिर परिकल्पना करना, फिर इस तरीके से अगर आपने किया आंकड़ा कलेक्ट करना, फिर विश्लेषण करना, फिर आपका जो है सामान्यीकरण करना, इस तरीके से अगर किया है तो अच्छी बात है ना, बेटर है, फिर तो अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन उसने पूछा था सर इथनोग्राफी रिलेटेड, इथनोग्राफी में कौन सा चरण नहीं, कौन सा ऑप्शन नहीं आता है सर? उसमें उन्होंने एक ऑप्शन में लिखा था कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे ऑप्शन में था सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्वांटिटेटिव में आता है सर, उसको वो मतलब एलिमिनेट करना था वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर इथनोग्राफी, उसमें सैंपलिंग सर्वे आएगा उसमें। अच्छा, हाँ इसमें पूछा गया एथनोग्राफी सैंपलिंग का कौन सा पार्ट नहीं है ये? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अगर ये सवाल पूछा गया एथनोग्राफी का वो पार्ट नहीं है तो ऑप्शन में कौन सा था? विकल्प में रिवर्स चुनाव करिए सर सैंपल सर्वे कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। ये तो संदर्भ सहित दर्शाता है, ये नहीं होगा। हाँ सर, यही हमने चूज किया नहीं, सर, ये नहीं होगा, सैंपल सर्वे। संदर्भ नहीं होगा, संदर्भ सहित प्रक्रिया को दर्शाता है और ये संदर्भ सहित प्रतिक्रिया वहाँ पे शामिल नहीं होती है। हाँ सर, इसमें सर ऑप्शन तीसरा था शायद क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव आपका दर्शाएगा, क्वालिटेटिव हाँ। दर्शाएगा। हाँ बिल्कुल सर। चलो एक सर कम्युनिटी ग्रुप वर्क वाला भी आया था सर। क्या आया था सर? ग्रुप वर्क वाला भी आया था, ग्रुप वर्क कम्युनिटी वर्क, ये इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था सर। नहीं, अब थोड़ा सा पढ़िए आगे पीछे तो मैं समझ पाऊंगा ना कि किस तरीके से सवाल, इस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा आगे पीछे बताएंगे कुछ चीजें तो वो चीजें पकड़ लूंगा मैं, है ना। कि सर क्राइसिस इंटरवेंशन में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको क्राइसिस इंटरवेंशन करनी होगी, आप कौन सी प्रॉब्लम, आप कैसे मतलब प्रॉब्लम जो सैड प्रॉब्लम है वो कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर कौन से आप कॉजेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर कौन से एक्सपेरिमेंटेशन आप कर सकते हो क्राइसिस इंटरवेंशन रिलेटेड सर। मतलब संकटकालीन हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया में सवाल पूछा गया है। हाँ सर। हाँ, संकटकालीन हस्तक्षेप में उसके विकल्पों पर क्या बात कर रहा था? विकल्प उसमें सर उन्होंने ऑप्शन में पूछा था सर, क्या आप सिंगल काज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आप ये एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, क्या आप सेड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट नीचे था, कूट था, क्या दिया हुआ सर? इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए थे सर। अगर आपको क्राइसिस इंटरवेंशन करना है, कैसे ये आपके इस सिचुएशन को कैसे आप मतलब डील कर सकते हो सर, मतलब कि आप प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करोगे, आप पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, आप फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लोगे, कौन से स्टेप्स करोगे आप क्राइसिस इंटरवेंशन के रिगार्डिंग। अच्छा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर विकल्प में अगर हम बात करते हैं तो 2-3 बातें बन सकती। प्राथमिकता के आधार पे ये सवाल जाएगा, और प्राथमिकता अगर मैं देना चाहूँगा तो आपने एक ऑप्शन में भाई बताया है कि एक्सपेरिमेंट शब्द, प्रयोगात्मक शब्द बताया है,
प्रयोगों के आधार पे अनुभव को बेसिकली बेस्ड बनाया जाता है ना। तो मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से वो होगा ऑप्शन जहाँ पे प्रयोगात्मकता के आधार पे कोई एक्टिविटी या कोई गतिविधि का संचालन हो रहा है, ठीक है, अनुभव के आधार पे, तो वो ऑप्शन सही जाएगा। क्योंकि हस्तक्षेप होता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं, जी सर। उस प्रक्रिया में बेसिकली ये अनुभव बड़ा मायने रखता है और बड़ा मायने रखता है आपका एक्सपेरिमेंटल शब्द, है ना। तो प्रयोग वाला शब्द बेसिकली यहाँ पर बेटर माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। और ये मैं प्रश्न देखकर ही बता पाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ना, संकटकालीन हस्तक्षेप के, क्योंकि ये बड़े ऑप्शन बनाए गए हैं। आप तो मुझे छोटे बता दिए हो, इसमें एक वाक्य बनाए गए होंगे, है ना। इस सवाल में एक वाक्य बनाया गया होगा लंबे लंबे, और उसके आधार पर जवाब इस सवाल का होगा सही, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? सर ये हस्तक्षेप को लेके ना जो पैसेज आता है वो भी काफी थोड़ा समझना पड़ रहा था बहुत उसको। हस्तक्षेप को लेकर पैसेज आया था। पैसेज तो देखो सर पैसेज पढ़ आया था। पैसेज में मैंने सीधा सीधा आपको शुरुआत में कल भी बताया था कि आप प्रश्न पढ़िएगा, उत्तर फिर विकल्पों को पढ़िएगा, और फिर विकल्प के बाद अगर आपने उस गद्यांश को स्क्रॉल करके आगे पीछे देखा तो फिर तो आप सभी लोगों का ऑप्शन सही जाना चाहिए। क्योंकि सोशल वर्क का कोई खास गद्यांश टफ नहीं आता है ना, इजी होता है। हो सकता है मे बी माइल्ड लेवल का हो सकता है मे बी, लेकिन अब ये गद्यांश पढ़कर ही सर गद्यांश ऑप्शन का आंसर मिल ही नहीं रहा था सर, मिल ही नहीं रहा था सर उसको था बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ के नॉर्मली थोड़ा सा ना माइंड लगाना पड़ रहा था उसमें कि क्या सही होगा ऐसे। यानी गद्यांश पढ़ने के बाद दोनों के आधार पे मीनिंग पूछा गया उसका, है ना, मीनिंग पूछा गया, यानी अर्थ पूछा गया, ये आप कह लीजिए। तब सर आंसर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब अर्थ पूछा गया है जी। सर उसने सर 2 क्वेश्चंस पूछे थे सर ग्रुप वर्क में। उसने बोला था सर ये ना मतलब जो किलिन है उसकी स्टेजेस सर, ओरिएंटेशन, रेजिस्टेंस, नेगोशिएशन, इनको ऑर्डर में लाना था सर। ग्रुप वर्क की अवस्था थी, वो ग्रुप वर्क की अवस्था थी। सर याद है आपको विद्वान का नाम याद है? नाम दिया होगा किलिन सर, किलिन वैलेंस है किलिन। तब ये तो मैंने ऊपर बताया तो है, अभी आपको यहाँ पे दिखाओ ना, देखो क्या नाम था उसका? जी सर, कैलिन, ये ना, यही तो नाम है, ये देखो, ये रहा। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप भी जूम करना कर सकते हैं। ये रहा कैलिन, यही ना। कहाँ पे सर? यहाँ पे नहीं। 1972 का है। ओरिएंटेशन पहले नंबर पे आएगा। अभी इसको जो है अभिमुखीकरण भी बोला जाता है, अभी विन्यास भी बोला जाता है, भी बोला जाता है हिंदी में। फिर विरोध आता है जो है ना, रेसिडेंस दूसरा नंबर पे आता है। तीसरे पे समझौता आता है, ठीक है सर। हाँ सर। चौथे बिल्कुल सर आता है। 5वां पे समापन आता है। ये तो कंटेंट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड हाँ सर, है ना। तो ये तो मैंने सामाजिक औद्योगिक विकास है योजना कुछ करके था, उसमें मैक्स वेबर, पार्सन, 2 कोई और थे, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अच्छे से। बताओ भाई मैडम कौन सा क्वेश्चन कह रही है? सर याद करके बताओ कौन सा सवाल मैडम बता रहे हैं। बताओ सवाल बताओ, फिर से बोलो मैडम। सामाजिक औद्योगिक विकास या नियोजन कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था सर, जिसमें मैक्स वेबर भी थे, पार्सन्स भी थे, 2 और का नाम नहीं याद आ मुझे। अच्छा, मतलब विद्वान नाम दे दिया क्वेश्चन का। सर ये क्वेश्चन था कि सर ये था कि औद्योगिक उसका कि नगरीकरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, और 2-3 का और नाम था। पार्सन थे, औद्योगिकरण था, और क्या सर? औद्योगिकरण पे सर जो नकारात्मक प्रभाव है वो मतलब किस सिद्धांतकार ने बताया है, ऐसा था। समाज में औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा है वो किसने बताया है या किसने दिया है? टालकाट पार्सन तो नहीं आएगा इसमें, मैक्स वेबर भी नहीं आएगा, ठीक है। और बताओ, 2 बताओ को नाम। दोनों नहीं है, मैक्स वेबर नहीं है, ना ही ये दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है, इसलिए औद्योगिक नकारात्मक प्रभाव ये लोग बात ही नहीं करते इस पर।
सर ये क्वेश्चन भी मुझे सर याद नहीं आ रहा था, बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन सर मैच द फॉलोइंग में आया था सर। मैक्स वेबर को मैच द नहीं, फॉलोइंग नहीं, में लाना था सर, ये आई थिंक सो। ये कथन पर होगा सर। ये सवाल कथन पे मतलब हाँ सर। का मतलब एक फैक्ट पे होगा। ये सवाल पूछा गया होगा ए हाँ बी सर। सी करके ना ऑप्शन दिया होगा, एक में मैक्स वेबर लिखा। जी सर, स्टेटमेंट था ये, किसी इन्होंने स्टेटमेंट था ये। हाँ वही तो नहीं कह रहा सर, हूँ, क्योंकि ABC करके नहीं था, स्टेटमेंट ही था, सिर्फ एक क्वेश्चन ही था, उसका आंसर ही देना था। अरे ए बी सी डी ऑप्शन बता रहा हूँ भाई, पॉइंट थोड़ी बता रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ऑप्शन ही बता रहा हूँ। ए बी सी डी ऑप्शन रहा होगा, लेकिन मैक्स वेबर एक ऑप्शन में रहे होंगे, एक ऑप्शन में मान ले टालकाट पार्सन रहे होंगे, लेकिन ये दोनों नहीं है। इन दोनों के अलावा जो नाम आप बताओगे उस पर मैं विचार कर सकता हूँ। एग्जैक्ट मुझे भी ये प्रश्न के ऑप्शन के इस प्रश्न के बारे में ऑप्शन से ही पकड़ूंगा मैं, क्योंकि सवाल बेसिकली मुझे अस्पष्ट दिख रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं विकल्पों के ही माध्यम से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा यहाँ पे, है ना? तो इसलिए हाँ सर। और कोई बताओ, और कोई प्रश्न? सर एक क्वेश्चन सर डायरेक्ट पूछा गया था सर, केस वर्क। सर केस वर्क की डेफिनेशन पहले ऊपर बोली गई थी, फिर नीचे ग्रुप वर्क, केस वर्क। केस वर्क की डेफिनेशन बताई गई। हाँ सर, पहले ऊपर डेफिनेशन, उसको केस वर्क चूज करना था सर, नीचे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क सर। तो केस वर्क अगर बोला गया है तो केस वर्क ही होगा फिर तो ऑप्शन। हाँ सर, हाँ बिल्कुल हाँ, सर। अगर प्रश्न में केस वर्क का आधार बनाया गया है तो वो केस वर्क ही ऑप्शन में होगा। उसमें था सर एनहांस द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइंट। अच्छा, फिर से बोलिए। एनहांस द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द क्लाइंट, जिसमें जो क्लाइंट है उसकी सर एनहांसिंग जो फंक्शनिंग होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं सर। क्रिया को बढ़ाते हैं। हाँ सर। में केस वर्क था, ग्रुप वर्क था, और क्या था? शायद कम्युनिटी वर्क, शायद कम्युनिटी वर्क था, एक क्या था? सोशल सर। एक्शन। हाँ हाँ सर, उसमें सर जो प्राइमरी मेथड एक्शन इसका सही जवाब होगा। हाँ सर, सोशल केस वर्क सर। ये डेफिनेशन नहीं। मैरी रिचमंड की है सर। मैरी नहीं सर, आप जी फिर से सर। पढ़िए, सवाल फिर से सुनिए, मैं सवाल समझ गया हूँ, एक बार फिर से सुनाइए मुझे। वो सर वो पूछ रहा है आपसे कि एक व्यक्ति, फिर से बताइए, आप बताइए जरा, मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा बताइए सवाल। सर उसने सर ऊपर बोली थी डैश डैश इज ए सोशल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल इम्प्रूविंग द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। ये डेफिनेशन है सर ऊपर, ये किसके रिलेटेड है? शायद क्या ये ग्रुप वर्क से रिलेटेड है, क्या ये केस वर्क से रिलेटेड है, क्या ये कम्युनिटी वर्क से आप रिलेटेड सर है? अधूरा सवाल बता रहे हो, अधूरा सवाल, क्योंकि मुझे ये लग रहा है अगर इस तरीके से सवाल अगर आया है सर, तो मैं बता दूं जिस तरीके से आप बोल रहे हो तो वो केस वर्क है। हाँ सर, केस वर्क हमने चूज किया सर। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, अगर देखो क्या होता है, एक केस वर्क के अलावा अगर मान लीजिए मैं अगर सोशल एक्शन यहाँ देने का एक तरीका मैं इसलिए बोल दिया, सोशल एक्शन हो सकता है मे बी, कि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके साथ विभिन्न प्रकार की कोई गतिविधियाँ होती हैं, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जागरूक भी कर सकते हैं, है ना, परिस्थितियाँ में, मतलब कंडीशंस क्या बनती है उसके आधार पे उस व्यक्ति को हमें ना ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, समाज से जोड़ने का प्रयास करना है। और जब बात समाज को लेकर आए तो बातें सोशल एक्शन की बन जाती है। अगर वही बात कोई उस व्यक्ति के पर्टिकुलर के आधार पे होती तो वो केस वर्क पर बन जाती है। हाँ सर। ठीक है, जी सर, वो इंडिविजुअल के आधार पर ही था, वो हाँ, तो सोशल केस वर्क अगर वो इंडिविजुअल के आधार पे था तो वो केस वर्क का पार्ट बनेगा, है ना। अगर उसमें कहीं पर भी शब्द में मोमेंट लिखा होगा या कहीं पर एक्शन शब्द लिखा होगा उस व्यक्ति के साथ, तो ध्यान रखिएगा वो सोशल एक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। फिलहाल बेसिकली हम देखेंगे उस जब आंसर की आएगा तब, है ना। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये जो प्रश्न आप लोग मुझे बताए हैं, मैंने भी आपको ओरली ही बोला है कि ये इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं मे बी, कि सोशल एक्शन भी, सोशल केस वर्क भी, क्योंकि सवाल अभी हम भी नहीं समझ पाए हैं, शायद आज आई थिंक मुझे भी नहीं लगता कि आप भी समझ पाए होंगे अभी तक, है ना। सर सोशल डायग्नोसिस भी आई थी, बुक किसकी है? तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, जरा बताओ, कोई मत बोलना भाई, मैडम बताएगी, बताओ मैडम कौन? मैरी रिचमंड सर। तो फिर पता था तब क्यों पूछ रही हो? ये तो मैंने बता भी, नहीं सर, बता रही हूँ कि भाई क्वेश्चन आया था। हाँ ये तो मैंने बता दिया शुरुआत में। और बताओ, चलो और बताओ, ये देखो सोशल केस, ये देखो शुरुआत में मैंने लिया था ये सोशल डायग्नोसिस। और बताइए सर, बस इतने ही सवाल थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस का डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई कि हम लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है।
अब ये पता चलेगा आगामी कुछ दिनों बाद। मान चलिए परीक्षा आपकी 29 तारीख को समाप्त होगी एंड उसके बाद 10 तारीख के अंदर अंदर आपका आंसर की आ जाएगा और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने अंक आप लोगों ने अर्जित किए हैं, है ना। फिर देखेंगे कितने अंक आप लोगों ने अर्जित किए हैं। और फिलहाल इस पे मैं एक आप लोगों से वीडियो लेकर आऊँगा, बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। अगर अच्छा किए हो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया काम किए हो आप लोग। क्यों रतिका सिंह बताओ कैसा पेपर गया? जी सर, काफी अच्छा गया था सर। मतलब जो इजी थे वो तो बहुत इजी लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन समझने पड़ रहे थे। ओवरऑल जो व्यू था एग्जाम का वो अच्छा ही था सर। मतलब पेपर करने के बाद फीलिंग अच्छी आ रही थी कि पेपर तो अच्छा ही गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं आप ये कह सकता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, जो चीज़ें कराया है उससे सवाल देखने को मिले हैं, है कि नहीं? जी सर, कुछ भी अलग नहीं था सर। जो आपने पढ़ाया था ना सर, उसी के आधार पर ही पूरा पेपर था सर। इसीलिए ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अलग है। मतलब कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन होंगे जो अलग लग रहे थे, अदरवाइज सर सब तो भाई पढ़ा हुआ था। हाँ, कोई भी अध्यापक हो ऐसा नहीं कि डिक्टो एक चीज 100% मैं ये कहूंगी कि जो आप क्वेश्चन कराते हैं सर, वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। आप जो जिस तरीके से क्वेश्चन कराते हैं ना, वहां पे हमको वो चीज काम आती है। पता है कि सर कैसे कैसे एलिमेंट करना बताए हम लोगों को, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं सर। क्या नहीं सर 3-4 क्वेश्चन तो अभी सर लास्ट कल वाली वीडियो से 3-4 क्वेश्चन मैंने मतलब बिल्कुल जो सही मैंने लगा पाई ना सर, वो कल परसों के वीडियोस देख के लगाया मैंने। अच्छा चलो बहुत सर बढ़िया है। सर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस याद है सर, बट अभी याद नहीं आ रहे सर। अरे उसमें कोई एक बात क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। बट हाँ। आप ऐसा करिएगा, मुझे व्हाट्सअप करते रहिएगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे, फिर एक क्लास कभी प्रोवाइड करा देंगे, उसमें क्वेश्चंस दे देंगे। सर बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग सॉल्व कर लिए, है कि नहीं। और इससे बहुत लोगों को चीज़ें याद भी आ गई होंगी। हाँ यार ये सवाल था, ये सवाल आया हुआ था, है कि नहीं। अच्छा लगा सुनकर सभी लोगों से, है कि नहीं? बढ़िया था पेपर, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। जिस तरीके से आपने अभी विश्लेषण किया है उसके आधार पे देखो, मैं खुद समझ जा रहा था कि सवाल का पैटर्न क्या था, है ना। जैसे आप लोग बोल रहे थे तो बेहतर लगा, मुझे ऐसा लगा कि पेपर अच्छा है, यानी इसका मतलब पेपर अच्छा है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, एंजॉय करिए। अब तो छुट्टी हो गई आप लोगों की, है ना। और हाँ, जैसे ही कोई अपडेट वगैरह आएगा आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपकी क्लास में बराबर लिंक देता रहूँगा, अपडेट भी कराऊँगा। और अब वेट करते हैं रिजल्ट का या उसके आंसर की का क्वेश्चन। सर कट ऑफ के बारे में कुछ बोले सर, कट ऑफ कितना हो सकता है कट सर? ऑफ देखिए, अभी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं एक और विचार करूं, है ना। तो मैं फिर कट ऑफ बताऊंगा दूसरे दिन, है ना। आज नहीं, आज मैं कर लूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है। कट ऑफ सर फर्स्ट पेपर भी बहुत ज्यादा आसान ही आया था। फर्स्ट पेपर भी आसान आया था जी सर, तो कट ऑफ तो रिजल्ट तो बहुत आसान आया था। सर कट ऑफ से सर एक क्वेश्चन याद आ गया सर। एटक वाला भी क्वेश्चन आ रखा था, उसमें सर ईयर बताना था उसमें। अच्छा एटक का। जी सर। एटक ये है ना, एक वेलफेयर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे, है ना। ये आई थिंक एटक, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन था? केवल एटक ही था, इंडिविजुअल के रूप में था या और? नहीं सर, हाँ सर काफी सारे मतलब ये औद्योगिक जो सर मैचिंग करना था। हाँ। ये मैचिंग थे। हाँ सर। अच्छा मैचिंग थे। तो फिर आप ना, अगर मान लीजिए उसको ऑप्शन क्या एक बुक का भी नाम आया था सर, एक बुक का भी नाम आया था। अच्छा क्या नाम था बुक का? सर वो नहीं याद आ रहा है सर। सिस्टम थ्योरी आई थी सर, वो ना सिस्टम थ्योरी बेर्थेल की, वो सिस्टम थ्योरी किसने दी है? सिस्टम थ्योरी। जी सर, बेर्थेल। ठीक है, तो नहीं सिस्टम थ्योरी तो वाटालाम्फी की है। हाँ वही सर, वही बात। सिस्टम थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर, फैक्ट बेस पे। अच्छा चलो ठीक है, फिर अगर आपको सिस्टम थ्योरी आप वहाँ पे लगाए हैं तो बेहतर है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप निश्चिंत रहो, बाकी सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे। सर उसने एक क्वेश्चन पूछा था सर, ये थीम्स जो भी जितने भी ये ना सोशल वर्क कांग्रेस हुए थे सर, मतलब 20
वो 22-3 में हुई थी और जो 22 में हुई थी उनकी थीम्स बताए आप जो सर, जो जैसे 23 का वो थीम था सर ब्राउन वीवर, 24 का वो थीम था सर ब्राउन वीवर, वो उन्होंने उनको मैच कराना था सर वहाँ पे। मतलब ये उससे सवाल पूछ लिया, इन्वॉल्वमेंट वगैरह से था क्या? जी सर 22, 23, 24 ऐसे करके पूछा था। ऑप्शन था कि में हमारा साझा भविष्य, और मतलब कि जो जो थीम रखे गए हैं ना हर सालों में, वो पूछा हुआ था। वो मैच कराना था सर वहाँ पे। अच्छा, तो किसके संदर्भ में था? क्या वो हाँ, इन्वायरमेंट सर। का अलग अलग इन्वायरमेंट रहा होगा, अलग अलग पॉइंट रहे होंगे उसमें? नहीं सर, एनवायरनमेंट नहीं सर, सोशल वर्क कांग्रेस सर, जो जैसे वो हैदराबाद में हुई थी सोशल वर्क कांग्रेस 20 सर वो सोशल वर्क 2023 कांग्रेस में। नहीं थी, हाँ। सोशल वर्क डे आता है ना जो, उसके ऊपर था। हाँ वही। हाँ, अच्छा, उसके सोशल ऊपर था। वर्क डेज पे थीम्स पूछा गया था। हाँ जी सर, सोशल वर्क के जो डेज में होते हाँ, हैं हाँ, उस पे था बिल्कुल। सर। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो वर्ल्ड सोशल वर्क डे के आधार पे बेसिकली अब थीम तो देखो, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करके 2025 में आया था। जी सर। हाँ, ये 2025 की था। अभी हाल ही की बात मैं बता रहा हूँ, ये शेयर्ड फ्यूचर फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंज 2000, अगर हम बात करते हैं 24 को लेकर, तो कॉमन फ्यूचर फॉर सस्टेनेबल लिविंग की बात हुई थी 2024 में। 2023 की बात करता हूँ तो रिस्पेक्टिव डाइवर्सिटी थ्रू जॉइंट सोशल एक्शन था 2023 में। 2022 की अगर बात करता हूँ तो को बिल्डिंग अ न्यू इको सोशल वर्ल्ड था, जो लिविंग नो वन जो है बिहाइंड को दर्शाता है ना? तो शायद यही था थीम आप जो मुझसे कह रहे हैं। हाँ सर, हाँ, सर 4 बिल्कुल। साल की थीम पूछी हुई जिसमें 21, 22, 23, 24, 25 की। अरे तो बता जी। तो, यही 21 कहाँ लिख दिया? अच्छा, ये क्या है 21? 23 सर, 23। ओ 22, 24, 24, 25 चलो सर। फिर से बता देता हूँ, सुन लो, फिर से बता देता हूँ, सुन लो, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, सुन लो। 2025 की जो थीम थी, परिवर्तन, हिंदी में बताऊँ इंग्लिश में? परिवर्तनकारी, परिवर्तन के लिए साझा था, ये था 2025 में। और इसी को बेसिकली आप इंग्लिश में अगर कहना चाहते हैं तो इसे आप बोल सकते हैं शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ये था 2025 का। अब देखिए 2024 का भी लिख देता हूँ, है ना, लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, निश्चिंत रहो। 2024 की अगर बात करते हैं तो ये कॉमन फ्यूचर था 2024 में, कॉमन फ्यूचर फॉर सस्टेनेबल लिविंग था। और 2023 की बात कर लेता हूँ तो 2023 में क्या था? रिस्पेक्टिव डाइवर्सिटी यानी विविधता थ्रू जॉइंट सोशल एक्शन। और उसके बाद 2021 था, 2021 था कि 2022? 2022 था, ओके। 2022 की बात करते हैं तो 2022 में हमें देखने को मिला को बिल्डिंग अ न्यू इको सोशल वर्ल्ड लिविंग नो वन बिहाइंड। आपका अगर आपने सही तरीके से मैच किया है तो सही, क्योंकि ये जानते हो ये क्या था, ये पता है आपको क्या है? ये वर्ल्ड सोशल वर्क जो डे मनाया जाता है हर मार्च के तीसरे मंगलवार को। म्यूट हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, म्यूट हो जाइए। जो हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज कार्य की उपलब्धियां या उसके प्रिंसिपल्स को उजागर करने के लिए, उन्हीं के लिए ये बनाए गए थे थीम्स। ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ये थे थीम्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है।
है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है प्रियंका, म्यूट हो जाइए सर, एक बार आपके यहाँ बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कभी दूसरे दिन भी बात करेंगे, जब जिस दिन क्वेश्चन पेपर या वगैरह आएगा या कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज के बाद से क्लासेस जो रहेंगी वो आपकी अस्थायी रूप से बेसिकली अभी ऑफ ही है, क्योंकि अब दिसंबर 2025 का टारगेट होगा मेरा, और दिसंबर 2025 की जो टारगेट में बेसिकली यूनिट नंबर हम बात करेंगे 10 से, इस बार यूनिट नंबर 10 लेकर चलूँगा दिसंबर 2025 के लिए। और ये जुलाई में 10 जुलाई से क्लास स्टार्ट करूँगा, शाम के समय से रहेगा, 6:30 क्लास रहेगी इस बार, 6:30 बजे से क्लास स्टार्ट करूँगा, और 10 जुलाई की पहली क्लास रहेगी आप सभी की, यूनिट नंबर 10 का पहला पॉइंट से हम लोग चर्चा करेंगे। और इस बार PDF हर चीज़ों पर मिलेगा विथ पिक्चर के साथ, है ना, विथ पिक्चर के साथ आप लोगों को कंटेंट भी इस बार प्रोवाइड कराया जाएगा। और कोशिश करूँगा इसी 10 दिन में शायद एप्लीकेशंस भी जो है बनवा लूँ, एप्लीकेशंस भी, और उस एप्लीकेशंस में मुझे कोई किसी को PDF देने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट उस बच्चों को जब भी ज्वाइन करूँगा तो वो एप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना। तो इस बार थोड़ा सा करूँगा कुछ, ठीक है। तो इस 10 जुलाई तक मौका है इस बार थोड़ा सा कुछ करने के लिए, तो इसी दौरान जो भी कुछ सर मॉक टेस्ट भी, जी मॉक टेस्ट भी बनाइएगा सर ऐप पे। हाँ, उस पर सारी चीज़ें करूँगा, वही ऐप की ही बात चल रही है अभी, है ना, आज उसी पर बात हो रही थी, आज मैं वहीं पर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब पेपर होगा तो 10-12 दिन की छुट्टी पड़ रही है, आप लोगों की छुट्टी भी मिल रही, तो इससे बढ़िया ये है कि अपना कुछ काम कर लिया जाए एप्लीकेशन का, है ना। तो उसी पर आज बात करके आया हूँ, तो जैसा भी होगा अपडेट आप लोग करता रहूँगा ग्रुप में, और सारा लिंक आपको देता भी रहूँगा, ठीक है। मैंने एक अभी चैनल बनाया है, उसका चैनल का लिंक भी आप लोगों को दे रखा है ग्रुप में, एक चैनल है मास्टर क्लासेस करके, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जी सर कर लिया। हाँ, कोई भी अगर अपडेट रहेगी तो उसको मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूँगा लिंक, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंजॉय करिए, है ना, और थोड़ा सा समय है, अब थोड़ा सा घूम टहल लीजिए आप लोग भी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। चलिए, कोई बात नहीं।